At the beginning of 2026, I had only one dream to crack NEET 2026 as a lot of the aspirants. I made timetables, collected books, watched strategy videos, and I believed that this is going to be my year. But when the results came, they were absolutely not what I expected. It was disappointing. But I had two choices: to accept it and move on, or give myself one more final chance. I chose the second option. So today marks day 1 of my NEET 2027 journey. And this video is the exact roadmap that I am going to be following for NEET 2027. Promise yourself that you are going to be the best version of yourself. Hi, I'm Ria. And as you all know, I gave NEET this year and then re-NEET, and I did not score up to my expectations, so I am taking a drop. And I am going to be dividing my journey into 3 phases. The first one being completion of syllabus, second one is revision, excessive revision, and third one is giving tests. So let's talk about phase 1. Phase 1 is going to be for 6 months, 3 months for class 12th and 3 months for class 11th. I personally am going to start with class 11th because my weakest portion is class 11th. So I am going to focus more on class 11th this year. Now, as we all know, syllabus itna zyada vast hai. So we have to very judiciously study and also manage our time. So in class 11th, we have a total of 42 chapters, in which 14 chapters are in physics. In chemistry, there are 9 chapters, and in bio, there are 19 chapters. And I am planning to not go serial wise, like I will start units and dimensions and basic maths and all of that, and then easy chapters, and then in the end again I will be on that same page जहाँ पे मैंने थर्मोडाइनमिक्स केटीजी और एसएचएम ये सब छोड़ दिया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट मिस्टेक. अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्टली गो ऑन टू द चैप्टर्स जो आपके वीक है. It's as simple as that. Whatever is going to work for you is going to work for you, and you know that. For me, it is like मैं चैप्टर्स लाइक थर्मोडाइनमिक्स केटीजी और ये सब छोड़ के गई थी, तो मैं ये मेक श्योर करूँगी कि इस प्रिपरेशन वाले फेज़ में मैं ये वाले चैप्टर्स ज़रूर कर लूँ, प्लस सम बेसिक चैप्टर्स जिनसे आपको पता है कि बहुत सारे अलग चैप्टर्स लिंक्ड है. फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन, फॉर एग्जाम्पल वर्क एनर्जी पावर. फिजिक्स में मेन चीज़ इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो जो चैप्टर्स मेरे को आते हैं उनके PYQ मैं काफ़ी बार कर चुकी. सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं थोड़े से बेसिक्स कर लूँ मॉड्यूल से, और मेंस के क्वेश्चन जो मैंने नहीं सॉल्व किया है वो मैं हर चैप्टर के सॉल्व करने वाली हूँ. फिजिक्स में स्पेशली जो मुझे नहीं आते उनके मैं बेसिक भी करूँगी सॉल्व, और मेंस के भी करूँगी. जो मुझे आते हैं उनके थोड़े बेसिक स्किप कर दूँगी, बस रिवीजन के लिए थोड़े से हर टॉपिक का एक एक दो क्वेश्चन कर लूँगी बेसिक, और फिर आई विल गो डायरेक्टली टू JEE, क्योंकि फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस. उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, मैंने देख लिया पिछले साल. नाउ इन केमिस्ट्री आई फाइंड अ फ्यू चैप्टर्स वेरी डिफिकल्ट, जिनके मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं पसंद है. सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं वो चैप्टर्स करूँ, एंड दोज चैप्टर्स आर थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोकार्बन्स. और आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक श्योर कि क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस वाले वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं वो मैं बिल्कुल ना छोड़ूँ, बिकॉज वो मैं पिछली बार छोड़ के गई थी क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट थे. पर इस बार मैं सब करके जाने वाली हूँ. सो लेस इंपॉर्टेंट हो कुछ भी हो वो मैं सब करूँगी. प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव लिटिल लेस टाइम टू द चैप्टर्स जो मेरे को आते हैं, पर मैं उनको भी आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं कवर तो कर रही हूँ. सिलेबस तो पूरा कवर करना है, पर ज़्यादा टाइम उनको देना है जिनको पिछली बार कम टाइम दिया था, और उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना है. एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड यू थिंक कि मेरे को सब स्टार्टिंग से करना है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक चैप्टर्स विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में आ जाता है, न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी. एंड ऑर्गेनिक में तो हाइड्रोकार्बन्स ही है, एंड इन ऑर्गेनिक में इट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग. डू नॉट लिव बॉन्डिंग एट ऑल, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है. एंड केमिस्ट्री में प्लान कर रही हूँ कि मैं ऐसे करूँगी कि मेरे पास मैक्सिमम जो चैप्टर्स हो रखे हैं उनके तो आई विल सिर्फ रीड माई ओन नोट्स जो मैंने पढ़ रखे हैं, एंड देन आई विल डायरेक्टली गो ऑन टू क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मोर एंड PYQs फ्रॉम माई मॉड्यूल, एंड देन PYQ की बुक आती है. जो चैप्टर्स नहीं हो रखे उनको मैं डिटेल लेक्चर से अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छे से.
बिकॉज वन शॉट से मेरे को ऐसा होता है दैट कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है मुझे, मैं डाइजेस्ट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता एंड मैं साथ के साथ याद नहीं कर पाती हूँ वो सब. सो मैं डिटेल्ड लेक्चर जो 2-3 दिन क्लास चलती है उसके हिसाब से आई एम गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर्स दैट आई टोल्ड यू, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऑल ऑफ दैट. दैट्स प्रीटी मच इट फॉर केमिस्ट्री, इतना ही आता है. नेक्स्ट अप इज़ बायो का इतना ज़्यादा सिलेबस है. एंड इन बायो माई वीक एरियाज वर अनैटमी एंड ऑल द प्लांट वाला रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट. सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर मैं उनको डिटेल में करूँ, और बाकी मुझे मैक्सिमम आता ही है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज इट वंस. नोट्स को मैं रिवाइज कर लूँगी जो आता है मुझे, और उसके बाद फिर आई विल डायरेक्टली गो ऑन टू PYQs. बहुत सारे PYQs, कॉम्प्लेक्स PYQs करूँगी मैं. एंड बायो में एक और गलती जो मैं करती थी वॉज नॉट रीडिंग NCERT. प्लांट्स और ये सब क्लास 11th की NCERT तो मुझे बिल्कुल नहीं रटी हुई है. 12th की तो फिर भी बोर्ड्स थे तो मैंने 3-4 बार पढ़ी है NCERT. 11th की मुझे अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं वहाँ फंस जाती थी बहुत ज़्यादा. सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं रोज़ सोने से पहले एवरी डे आई एम गोइंग टू रीड 10 पेजेस ऑफ NCERT, बायोलॉजी स्पेशली. So 3 months are done. Now for the next 3 months it is going to be class 12. ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनको 3 months ना दे के I will give 4 months to class 11th and 2 to class 12 because as I already mentioned मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है class 12th में. In class 12th we have a total of 37 chapters जिसमें से physics में we have 14 chapters. Chemistry में we have 10 chapters and bio में we have 13 chapters. So comparatively it's lesser than class 11th. So class 12th में when I'm talking about physics में मुझे optics strong करना है, तो बस optics ही strong करना है. बाकी मेरे को electrostatics और capacitance और current electricity and AC, EMI and लास्ट की सेमीकंडक्टर्स वो बहुत अच्छे से आते हैं मुझे. सो उनकी मैं बस मेंस की प्रैक्टिस करने वाली हूँ. और ऑप्टिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मतलब रे ऑप्टिक्स तो फिर भी आता है, वेव ऑप्टिक्स इज़ लाइक आई हेट दैट चैप्टर. सो आई एम गोइंग टू डू दैट चैप्टर ऑल्सो अच्छे से, बेसिक से, और फिर PYQs एंड देन मेंस के PYQs. नाउ टॉकिंग अबाउट क्लास 12th की केमिस्ट्री मुझे पूरी आती है वो. आई डोंट थिंक उसमें मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, पर स्टिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेरे को करना है विच इज़ इन माई हेड. एंड ऑर्गेनिक में तो ऑब्वियसली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके रिएक्शन मैकेनिज्म्स नहीं आते मुझे. जो NCERT में लिखा है वो अच्छे से आता है. ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म्स नहीं आते, वो मुझे बहुत अच्छे से करने हैं इस बार केमिस्ट्री के. एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक इन केमिस्ट्री सो आप केमिस्ट्री में कर सकते हो. ऑर्गेनिक में हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन से स्टार्ट कर सकते हो. फिजिकल में ज़्यादा आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स से ही आता है, उसके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है. एंड इनऑर्गेनिक में तो कोऑर्डिनेशन और D&F में बस उसकी ज़्यादा तो कॉन्फ़िगरेशंस याद होनी चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू बायो में मैं ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर. जेनेटिक्स के मेनली जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो मुझे लगते थे नहीं आते हैं, जो आए नहीं हैं इस बार पेपर में, ज़्यादा मुश्किल जेनेटिक्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट ही थे, एक दो जो भी थे. बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वो क्रॉस वाले क्वेश्चंस एंड देन डिजीजेस वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं अच्छे से सॉल्व करके जाऊँ बायो में. बाकी बायो तो छोड़नी तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना, तो कुछ भी नहीं है इस बार. माइंडसेट तो मेरा यही है, छोड़ के मैं कुछ नहीं जाऊँगी. एक एक चीज़ का कलर फॉर्मूला सब रट के जाऊँगी मैं. सो नेक्स्ट 3 months आर ऑल्सो ओवर विच मीन्स पूरे 6 महीने में हमने अपना सिलेबस वाइंड अप कर दिया है. ऑल्सो नीट हमें इस बार सिर्फ 10 महीने दे रहा है 12 की बजाय. सो नाउ वी हैव 4 months लेफ्ट विद अस. नाउ फेज 2 इज़ रिविजन. अब you have to also make sure कि phase 2 is simultaneously going with all of your other phases. मतलब when I am saying कि आपने एक चैप्टर किया और आपने सिलेबस कंप्लीट किया, उसका मतलब ये नहीं है आपको सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करना है उस फेज़ में. आपको मेक श्योर करना है एटलीस्ट आप हर हफ्ते तो वो चैप्टर रिवाइज कर ही रहे हो. अगर नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है. आप वापस फेज़ 2 पे जब आओगे आपको लगेगा हम फेज़ 1 ऑल ओवर अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, वो तो हमने बस नोट्स छाप के कर दिए, लिख दिए, ख़त्म हो गया. नो, मेक श्योर कि फेज़ 2 में जब आप जा रहे हो आपकी उतनी तो हालत है कि आपको एटलीस्ट सारे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं. कॉन्सेप्चुअली हो सकता है एक आधी चीज़ मिस आउट हो गई हो, रिविजन
करना हो, पर इस टाइम पे फेज़ 2 में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिवीजन, वो फेज़ 1 में भी चलता रहना चाहिए, वीकली मंथली जैसे भी आपको रिवाइज़ करना है। मैं हर चैप्टर को जिस दिन होता है, जो भी होता है उस दिन शाम को रिवाइज़ करती हूँ, एंड देन टेस्ट में पार्ट सिलेबस टेस्ट देती ही रहूँगी। सो फेज़ 3 भी साइमल्टेनियसली चलता ही रहेगा। तो जैसे एक चैप्टर हो गया, सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं उस चैप्टर का टेस्ट देती रहूँ, और फिर साथ साथ ताकि मेरा हर वीकली भी रिवीजन हो जाए और टेस्ट भी हो जाए उसका। क्योंकि जब लास्ट में मैं फुल सिलेबस टेस्ट देती हूँ, मैंने देखा है कि अगर फुल सिलेबस टेस्ट आ गया तो मैं उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, अब क्या क्या रिवाइज़ करूँ मैं लास्ट में आके रिवीजन के टाइम पे। तो माई सजेशन टू यू विल बी कि अगर आप एक चैप्टर हो गया उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, उसका टेस्ट दो, ताकि आपको लगे ये चैप्टर थॉरली तो हो गया है मेरा। उसके बाद अगले महीने उसको रिवाइज़ कर लो। अगले महीने जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनको 4, 5, 6, 7 जितने भी हुए हैं, जो अभी तो बल्कि ज़्यादा ही हो जाने चाहिए, बिकॉज स्पीड हमें तेज़ी करनी पड़ेगी सिंस वी आर ड्रॉपर्स। सो आई वाज सेइंग दैट मैं साथ साथ जब मेरा सिलेबस हो जाएगा, मैं थॉरली एक चैप्टर को पढ़ के उसका टेस्ट दूंगी, फिर वीकली उसको रिवाइज़ करूंगी, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास जितने चैप्टर्स हो जाएंगे उनको रिवाइज़ करूंगी। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली फेज़ 2 में जाकर रिविजन स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू एंड अप इन द सेम सिचुएशन जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट। तो साथ साथ रिवाइज़ करते रहना है। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिविजन वाला फेज़, तब तो एक्सटेंसिवली, तब रिवीजन की स्पीड फास्ट हो जानी चाहिए। चैप्टर रीड करने में आपको 20-30 मिनट लगनी चाहिए मैक्सिमम। जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो मेरे को उस कंडीशन में रिवाइज़ करना है कि मुझे नोट्स ना खोल के देखने पड़े उस टाइम पे। मुझे जो जो याद हो मैं टॉपिक देखूँ, और उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे जो जो याद हो वो मैं लिख दूँ अपने बोर्ड पे, तो एक्टिव रिकॉलिंग हो जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक श्योर कि मैं इस बार डेरिवेशंस भी नहीं छोड़ूंगी फिज़िक्स की, क्योंकि मतलब जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है पावर वावर की, उनकी तो क्या ज़रूरत है, बट जैसे प्रोजेक्टाइल में है डेरिवेशंस, तो मैं उनको करूँगी अच्छे से। क्योंकि जब क्वेश्चंस घुमा के देते हैं तो आपको ये नहीं पता होता ना जब कि वो डिराइव कैसे हुआ था, तो फॉर्मूले का रटा हुआ क्या करूँ मैं। तो मुझे कॉन्सेप्ट अपना ठीक रखना है फिजिक्स में, प्रोजेक्टाइल और ये वो सब जिनमें इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस, और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी डेरिवेशंस नहीं रटने वाली हूँ मैं। और रिवीजन में ये करना है कि आपको लेस फोकस करना है थ्योरी पे। फटाफट जो भी आपको याद है आपको अपने दिमाग से लिख देना, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। कोई पॉइंट नहीं आता है तो आप रिवाइज कर लो दोबारा से, पर मोर आपको फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। उधर भी जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करो, क्योंकि हो सकता है फेज़ 1 में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुई हो, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो फेज़ 2 में रिविजन के टाइम आपको एक्सेसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इस टाइम पे ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। जब आप लिख रहे होगे तो आप एक नोटबुक में लिख लेना बेसिक पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपके अब इस टाइम पे रेडी हो जाएंगे बन के। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, लोगों के पास शॉर्ट नोट्स आ कहाँ से रहेंगे, ये क्या दो बार नोट्स बनाते हैं। रिविजन के टाइम पे यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेज़ 3 विच इज़ टेस्ट, जो कि साइमल्टेनियसली चलता ही रहना चाहिए। पार्ट सिलेबस टेस्ट दो एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट भी साथ साथ दो, ठीक है। और अगर आपका 1-2 चैप्टर लास्ट में ऐसा है कि छूटा हुआ है, या 3-4-5 चैप्टर भी छूटे हुए हैं, तो भी ऐसे मत सोचो कि पहले पूरा सिलेबस करेंगे तो ही फुल सिलेबस टेस्ट हो पाएगा, वरना नहीं दे पाएंगे। ऐसे नहीं होता है। क्या पता उस चैप्टर से क्वेश्चन ही ना आए फुल सिलेबस टेस्ट में, एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल। उसको साथ साथ कवर करते रहना, पर मेक श्योर इस साल बैकलॉग ना बनाओ। मेरा तो 1-2 चैप्टर का बन गया बैकलॉग, सो आई विल बी कवरिंग इट अप सेल्फ स्टडी में शाम को। बट मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली देते रहो, और जब लास्ट आ जाए, लास्ट के 1-2 महीने, उसमें तो एक हफ्ते में मेक श्योर आप 3-4 टेस्ट दे ही दे रहे हो फुल सिलेबस टेस्ट। उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। और एनालिसिस, एक नोटबुक बना लो। जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने नोटबुक नहीं बनाई, एनालिसिस नहीं करती थी। इस बार मैं नोटबुक बनाने वाली हूँ, उसमें मैं लिखने वाली हूँ कि ये फ्रीक्वेंटली सिली मिस्टेक्स करती हूँ मैं, इन क्वेश्चन में मैं तुक्का मारती हूँ जो मुझे नहीं मारना है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर अगली बार मैं फिर गलत कर देती हूँ। वो वाले रिपीटेडली जो गलत करती हूँ मैं क्वेश्चंस, वो मुझे अब तो पता ही है। पिछले साल में इतनी तो प्रैक्टिस करी है कि मुझे पता है, या फिर आपको नहीं भी पता है तो भी आप जब टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसी यूजलेस मिस्टेक कर दी मैंने, इट वाज सच अ सिली मिस्टेक। तो उसको उस नोटबुक में लिख लेना। नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि आपका यूजुअल डे कैसा दिखेगा इन ऑल ऑफ दिस फेजेस। फेज़ 1 में जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, तो आप कोचिंग जा रहे होगे, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होगे, या फिर आप अपने आप नोट्स बना रहे होगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, कैसे भी पढ़ रहे होगे। पहले तो आपके 6-7 घंटे के तो लेक्चर्स होते ही हैं किसी भी चैप्टर के। वन शॉट की भी बात करें अगर हम डिटेल्ड की, अब बिल्कुल वन शॉट तो नहीं देखोगे,
बिकॉज दिस इज़ द टाइम आपको डिटेल्ड सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है. सो 6-7 आवर्स इन द मॉर्निंग तो यू विल गिव टू योर सिलेबस कंप्लीशन एंड एवरीथिंग. फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके मेक श्योर आप 4 से 5 मिनिमम 4 से 5 घंटा पढ़ लो. रिविजन मतलब एज इन सेल्फ स्टडी. उसमें सबसे पहले आप NCERT भी रीड करो. शाम को यू हैव टू रीड NCERT विच आई सेड 10 पेजेस रीड करने हैं. वो रिवाइज करो जो क्लास में हुआ. अगर कोई बैकलॉग है उसको कवर करने की कोशिश करो, और नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है. तो इन 5 चीज़ों का आप तालमेल बिठा लो अपने हिसाब से. किसी दिन अगर बैकलॉग है तो वो कंप्लीट कर लिया, अगले दिन टेस्ट में आ रहा है अगर कोई चैप्टर तो. या फिर रीडिंग, NCERT रीडिंग को तो ऑप्शनल रखना ही नहीं है, वो तो टॉप पे, वो तो करनी है सोते टाइम लास्ट में. और टाइम लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो शाम को. एज इन फिज़िक्स को आप दे सकते हो 2 घंटे. अगर आपको मतलब मैं तो 2 घंटे दूंगी क्योंकि मेरा मेजर वीक पोर्शन वॉज फिज़िक्स. एंड 45 मिनट्स ईच मैं दूंगी अपनी बायो और केमिस्ट्री को. तो मेरे 3-4 घंटे तो इसमें ही चले जाएंगे. जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ और पढ़ना होगा या फिर मेरा टेस्ट होगा तो उसके लिए मैं अलग से पढ़ूंगी. बट यूजुअली ऐसा आपका दिन दिखने वाला है. ठीक है. नाउ इन फेज़ 2 जब आप रिविज़न कर रहे होगे तो सुबह तो आपको रिवीजन करना है नोट से फटाफट जल्दी जल्दी. वो मैक्सिमम 3 घंटे लगा लो, मैक्सिमम तीनों सब्जेक्ट्स का 1-1 घंटा ईच थ्योरी. उसके बाद आपको मैं तो कहती हूँ 3-3 या 2-2 घंटे ईच सब्जेक्ट प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली. और एक टेस्ट 2 शाम को बैठ के फिर, और उसकी एनालिसिस करो. और फिर जो प्रॉब्लम्स रह गई उसको सोने से पहले एक बार रिवाइज करके सो जाओ कि मेरा ये टॉपिक वीक था, ये छूट गया था. नाउ पढ़ना कहाँ से है, मतलब बुक्स या रिसोर्सेज जो मैंने इस साल यूज़ करी थी या फिर जो मैं प्लान कर रही हूँ, जो मैं इस साल यूज़ करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑब्वियसली NCERT. एंड व्हेन आई से NCERT आई एम गोइंग टू रीड फिज़िक्स की भी NCERT. बिकॉज मैंने अभी आई सॉ दिस वन टॉपर्स इंटरव्यू जहाँ पे ही वो सेइंग कि NCERT फिज़िक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होते हैं. तो मैं इतनी बड़ी, वो NCERT बहुत बड़ी है और इरिटेटिंग भी है, समझ भी नहीं आती है. सो आई एम गोइंग टू रीड समराइज्ड NCERT जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिखे होंगे. फॉर फिज़िक्स बायो की अच्छे से पढ़ने वाली, केमिस्ट्री की अच्छे से पढ़ने वाली, वो पढ़ी जाती है, ईजी है वो. सेकेंड इज़ नोट्स. आपके नोट्स उस लायक होने चाहिए कि आप उनको पढ़ना चाहो फिर दोबारा से, बिकॉज आपको पता है आपने क्या लिखा था. जबकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखती हूँ या फिर कोई भी जब मैं टेस्ट देती हूँ, एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि वो मेरे नोट्स में नहीं था, ये कहाँ से आया, मैं वो ऐड कर लेती हूँ पॉइंट अपने नोट्स में. तो एट दी एंड मेरे नोट्स इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं कि मेरे को उनसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो नोट्स, यू हैव टू मेक गुड नोट्स जिससे आप अच्छे से पढ़ो. थर्ड इज़, अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप वो वाले मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो. वो बहुत क्वेश्चंस होते हैं उनमें, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, अलग अलग लेवल. अगर आप नहीं जा रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे HC वर्मा तो चलो बाद में करना सॉल्व, पहले DC पांडे और ये सब बुक्स फिज़िक्स की आसानी से सॉल्व कर सकते हो. और बायो में तो सिर्फ PYQ की, अरिहंत की भी आती है, PW की भी आती है, वो वाली बुक्स यूज़ कर लेना आप. और केमिस्ट्री में भी. सो या दैट इज़ प्रिटी मच इट अबाउट दिस वीडियो. That is pretty much how I am planning to spend this coming year. And this is not the exact road map जो आपको follow करना है, but you can take pointers कि आपको क्या क्या इस साल मिस नहीं करना है from this video. And बाकी you can make your own road map कि मेरे को इस टाइम पे इतना सिलेबस करना है, because again everybody is on different levels right now. किसी को 0 से स्टार्ट करना है, कोई अच्छे मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर चुका है तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए. One roadmap will not work for everybody, but make sure you take pointers from this video and add it into your own customized routine. और roadmap बनाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, it will actually work when you follow it, and that is exactly what I'm going to do this year. I am not going to forget the actual goal and the actual target this year. And बीच बीच में जो मैं procrastinate करती हूँ कि एक दिन तो क्या हो गया, अभी तो starting है, and I'm not going to take anything for granted क्योंकि time is only 10 months. And yeah, I will be sharing regular updates. मैंने किस दिन क्या कैसे पढ़ा और मेरे टेस्ट में कितने कब कैसे मार्क्स आ रहे हैं, मैंने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था. So stay tuned for all of that. And if you are preparing for NEET 2027 too, like me, I would love for you to join my community and follow along this journey. And do tell me in the comments, when are you planning to start your preparation and what is your target score जो आप इस साल achieve करना चाहते हो.
Like, just manifest it, put it out there on in the universe. Just put it out there in the universe. Tell everybody, tell the universe, give the universe signals कि मुझे इतने marks तो चाहिए. Just comment down your expected score in the comments and I will see you in the next one. Bye bye.